हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन अर्लियर कम इन योर एग्जाम्स, द नीट पैटर्न एक्सरसाइज। यहाँ जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे नीट पैटर्न के लिए, देखेंगे हमारे मॉडर्न फिजिक्स 1 में, यानी कि जो चैप्टर था हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो without wasting our time, let us first move to the question number 1. The question number 1 says, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। The de Broglie wavelength of a neutron in the thermal equilibrium with heavy water at a temperature T and mass m is what? हमसे यहाँ पूछा गया है कि de Broglie wavelength of a neutron in the thermal equilibrium किसकी? With heavy water at a temperature, न्यूट्रॉन की पूछी गई है at thermal equilibrium with the heavy water at a temperature T. So आप जानते हैं, अगर मैं बात करूं डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो कि हमसे पूछी गई है, सो आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, राइट। h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, p है आपका मोमेंटम। ये जो होता है, यहाँ से आपको एक रिलेशन और पता है विच इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। तो यहाँ से आप पी स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लेट मी से द काइनेटिक एनर्जी एज E, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी P की वैल्यू आती है वो आती है √2m इंटू E। क्या करूँगी मैं इस वैल्यू को? मैं इस वैल्यू को पुट कर दूँगी इसमें, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मुझे रिलेशन निकालना है टेम्परेचर के साथ और मुझे पता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि हमसे पूछी गई है वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, टेम्परेचर पर सेम रहती है। क्या सेम रहती है? देखिएगा, P इक्वल्स टू 2m होता है, इसमें पुट करिए तो लैम्डा आपका क्या आ जाएगा? h अपॉन √2m इंटू E. नाउ एट द थर्मल इक्विलिब्रियम वी हैव द एनर्जी ऑफ द थर्मल न्यूट्रॉन्स एज एट थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम पे आपके हैवी वाटर की क्या होगी? एनर्जी जो होगी वो होगी E इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 K इंटू T. लेट अस से द कॉमन टेम्परेचर, द थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एज T. सो ये जो टेम्परेचर होगा दोनों केस में, हैवी वाटर के साथ अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका सेम होगा। सो एनर्जी जो हो जाएगी उस केस में दैट विल बी 3/2 kT. अब मैं क्या करूँगी? इस एनर्जी को पुट कर दूंगी इस फॉर्मूला में, तो मेरे पास जो रिलेशन निकल के आएगा वो होगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2 इंटू m इंटू E. यहाँ E है आपका 3/2 kT. ये है आपका वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन। और मुझे अच्छे से याद है जब मैंने आपको ये सेशन कराया था, जब मैंने आपका लेक्चर लिया था इसका, तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी ली जाती है वो होती है 3/2 kT. और अगर वो लेक्चर आपको अच्छे से याद होता तो आपके माइंड में डायरेक्ट ये चीज़ स्ट्रक कर जाती, आज की एनर्जी जो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे वो होता है 3/2 kT. जब टेम्परेचर आपको पता है, आपको दिया गया है और आपको ऑप्शंस में भी दिया गया है विद द टेम्परेचर T, सो यू कैन इजीली कोरिलेट विद दैट एंड यू कैन हैव द करेक्ट आंसर एज h अपॉन √3m इंटू kT. So B option is the correct answer from these options. Now let us move to the question number 2 of the session. Question number 2 says that a monochromatic radiation emitted when electron state on hydrogen atoms jumps from first excited state to the ground state irradiates a photosensitive material. क्या पूछा गया है? Monochromatic radiation emitted when electron state on hydrogen atom jumps from first excited state to the ground state.
सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर जो हमारी एनर्जी लेवल्स हम बनाते हैं, यहाँ पर ये होती है आपकी ग्राउंड स्टेट जहाँ पर n होता है 1। तो अगर ये n इक्वल्स टू 1 है आपका ग्राउंड स्टेट, तो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई, n इक्वल्स टू 2। तो ये जो होती है ये होती है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज जंपिंग फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, यानी कि n इक्वल्स टू 2 से 1 पर आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है and the stopping potential is measured to be 3.57 volt, right? So what is the threshold frequency of the material? हमें निकालनी है threshold frequency। जब मुझे क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मुझे निकालनी है या मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई, तो मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है वो आती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है ये आप लिख लीजिए। आपका जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो 2 से 1 में जंप कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम लोग कि पहले एनर्जी लेवल में अगर मेरा एनर्जी लेवल था 1, सो वहाँ जो मेरी एनर्जी होगी, सिंपल जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n² होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम की, तो मैं Z लूँगी 1 और E1 क्या होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 क्या होगा -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 4 दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपकी हुई E2। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि जंप कर रहा है 2 से 1 में, सो आपका जो एनर्जी चेंज हुआ इस केस में वो क्या हुआ, इट विल बी इक्वल्स टू E2 माइनस E1, सो दैट मीन्स -3.4 माइनस का -13.6, यानी कि ये आएगा आपका -3.4 प्लस 13.6 दैट मीन्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आया एनर्जी डिफरेंस, आपके पास एनर्जी की वैल्यू आ गई है। अब आपको फाइंड आउट करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया है। चलिए लगाते हैं आइंस्टाइन्स की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। According to this equation, the kinetic energy of the electrons that is being removed from a photosensitive material will be equals to the energy of photons minus the energy, you can say the work function, which is represented as phi naught. So क्योंकि वर्क फंक्शन जो होता है वो होता है h इंटू न्यू नॉट, यानी कि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब फाई नॉट जो है लिख सकती हूँ मैं उसे एच इंटू न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। सो आपका यहाँ से आया एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये जो आपका निकल कर आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज गेटिंग रिलीज्ड। तो ये जो हुआ आपका एच न्यू, ये हुआ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। और काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह के लिख सकते हैं, जब आप V पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में, तो मैं इसे लिख सकती हूँ E इंटू वी अपॉन एच विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट। सो यहाँ से आपके पास आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा माइनस आपको दे दी गई है V की वैल्यू, V है 3.57 वोल्ट, सो 3.57 वोल्ट इंटू E डिवाइडेड बाय H। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इन दोनों केसेस में E जो है वो है कॉमन, सो मैं क्या करूँगी 10.2 वोल्ट माइनस 3.57 वोल्ट इंटू E डिवाइडेड बाय H। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, सो इसकी वैल्यू, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब 10.2 माइनस 3.57 आप करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, लेट मी जस्ट राइट दिस साइड, देखेंगे आपके पास क्या आएगा।
10.2 minus 3.57 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 which is the charge of electron, क्योंकि E की वैल्यू होती है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by Planck's constant. ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है यहाँ से न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो इसको पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए. 10.2 माइनस 3.57, मैं एक बार अलग से सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ इसको. 6.63 multiplied 1.6 into 10 raised to the power minus 19 divided by 6.6 into 10 raised to the power minus 34. So 6.63, 6.6 मैं इसको ऐसे ही क्रूडली मैं इसे कैंसिल आउट कर सकती हूँ. मेरे पास अब बचा 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 प्लस 34. सो पहले मैं क्या करूँगी, ऑप्शंस में एक बार देख लूँगी कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या नहीं. तो ऑप्शन में मेरे पास जो है, यस आई थिंक वी आर गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. 1.6 इंटू 10 raised to the power 15 हर्ट्ज, और मेरे पास यहाँ क्या आंसर आ रहा है, yes it is correct 15 hertz. It is the threshold frequency जो कि हमारी यहाँ से निकल कर आई है. 34 minus 19 it's 15. ठीक है, ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2. आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी. सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सिंपल आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाई, और यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं इसे हम लिख सकते हैं h इंटू न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, तो हमने यहाँ से निकाल ली है न्यू नॉट की वैल्यू, और एज सच हमने कोई भी लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं किया है. बट स्टिल क्योंकि हम लोग बैठे होते हैं एग्जाम में, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो है होगा वो थोड़ा टिपिकल होगा, तो ये चीज़ सोच के दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं ये ईजी वे में सॉल्व नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको दूसरी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं. बट ऐसा नहीं है. अगर आपको लगता है, आपके माइंड में ये आ रहा है ये चीज़ कि नहीं ये इजीली सॉल्व हो सकता है, तो उसको इजीली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, स्टक मत होइएगा. तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन व्हाट. नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन व्हाट. With intensity, with wavelength, with frequency, or it will never increase. First of all, तो जब ejected photo electrons की बात कही जा रही है और वो पूछ रहे हैं कि वो increase होगा, तो yes आप जानते हैं कि वो number of photo electrons increase होते हैं, वो किसी factor पे dependent होते हैं. तो यहाँ से एक जो ऑप्शन हट सकता है वो है never, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो वो कभी increase ही नहीं होते हैं. अब 3 ऑप्शन बचे, इंटेंसिटी, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी. अगर वो वेवलेंथ के साथ चेंज हुए तो डेफिनेटली वो फ्रीक्वेंसी के साथ भी चेंज होंगे, राइट. पर हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होती है चेंज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. द इंटेंसिटी डज नॉट गेट इफेक्टेड, सॉरी द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट गेट इफेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी और विद द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा. ये हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ी थी अपनी क्लास में, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम बढ़ा रहे हैं इंटेंसिटी को तो वहाँ से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे. और क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड, यानी कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा. तो यानी कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच, तो ये जो ग्राफ होता है इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन. यानी कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी के साथ साथ आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है. दिस इज अ लीनियर रिलेशन, राइट. तो इसका मतलब नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी, राइट. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3.
ये जो मैं आपको बता दूं, इस समय आपको क्वेश्चन पढ़ने में और करने में इजी लग रहे होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके नीट में पूछे जा चुके हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत इजी है, या इजी तो है, पर ये मत सोचिएगा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस, यस सिंपल ही पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, an ionization chamber with parallel conducting plates as a anode and cathode has 5 into 10 raised to the power 7 electrons and the same number of single charge positive ions per centimeter cube. The electrons are moving towards the anode with velocity 0.4 meter per second. The current density from anode to cathode is 4 microampere per meter square. The velocity of positive ion moving toward cathode is what? हमसे पूछा गया है, हमें क्या क्या दिया गया है, एक आयनाइजेशन चैम्बर है जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स है, एक है एनोड एक है कैथोड। ठीक है, 5 into 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जो Ne है वो है 5 into 10⁻⁷ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी बोला गया है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयंस हैं, वो भी कितने हैं, सेम है। सो पॉजिटिव आयन भी कितने हैं, 5 into 10⁻⁷। ठीक है, और क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड विद वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन गिवन अस टू बी 0.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, द करंट डेंसिटी फ्रॉम एनोड टू कैथोड इज 4 माइक्रोएम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो द करंट डेंसिटी, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, रो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 4 माइक्रोएम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, VE दिया गया है, VP आपसे पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, देखिए, जो करंट होता है, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस और करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, जो इफेक्टिव करंट होगा दैट विल बी द सम ऑफ करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड सम एंड द करंट ड्यू टू प्रोटॉन्स। सो द नेट करंट विल बी इक्वल्स टू I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस I, यानी कि करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। अब I क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू NEA इंटू VD। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा करंट डेंसिटी के चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में। सो ये जो VD है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि मुझे वेलोसिटी दे दी गई है इलेक्ट्रॉन की, तो मेरे दिमाग में एक यही फॉर्मूला आया, क्योंकि NB मुझे गिवन है, E मुझे पता है, एरिया मैं कॉमन ले रही हूँ, VD मुझे गिवन है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन के केस में करंट निकालूंगी तो वो होगा N, यानी कि 5 into 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय E, यानी कि उसका चार्ज विच इज़ 1.6 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय A को ऐसे ही लिख सकते हैं, और वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर मैं फाइंड आउट करूं पॉजिटिव आयंस का करंट, तो वो क्या होगा, सिंपली अगेन यही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव आयन 5 into 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय E, चार्ज तो वही है फिर से, मल्टीप्लाइड बाय A, एरिया भी कांस्टेंट ले लिया हमने, V। अब VP जो है हमें पता नहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ V ऑफ पॉजिटिव आयन। टोटल करंट, अब देखिएगा यहाँ लिख रही हूँ मैं, टोटल करंट होगा IE प्लस IP। अब I जो है वो भी आप सिंपली अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे विच इज NEA इंटू VD। यहाँ पर जो आपका I है आपको दे दिया गया है यहाँ करंट डेंसिटी, तो मैं क्या करूँगी, मुझे टोटल करंट की करंट डेंसिटी दी गई है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक या पॉजिट्रॉन की वजह से जो करंट है उसके केस में कोई करंट डेंसिटी नहीं दी गई थी, मुझे दी गई है टोटल करंट की। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ NEA इंटू VD इक्वल्स टू IE विच इज 5 into 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 1.6 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय A।
यहाँ तक है आपकी ये दोनों कॉमन टर्म्स, डिफरेंस है सिर्फ इन दोनों का। सो मैं लिख सकती हूँ Vp प्लस 0.4। अब मुझे जानना है टोटल करंट। तो ये जो टोटल करंट हुआ, यहाँ मुझे दे दिया गया है करंट डेंसिटी। सो मैं क्या कर सकती हूँ, 4 इंटू 10 की पावर -6, सिंपल ये फॉर्मूला ना लगा के, NEAVD ना लगा के, मैं एक काम कर सकती हूँ यहाँ पर कि मैं डायरेक्ट करंट डेंसिटी की वैल्यू रख दूँ 4 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। अब क्योंकि मुझे दे दिया गया है पर मीटर स्क्वायर और मुझे फाइंड आउट करना है पूरे एरिया का, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी एरिया की। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ये टोटल करंट। सो अब क्या बचेगा, इंटू ए Vp प्लस 0.4। सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी बन गई है। ए से ए कैंसिल, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए 5 इंटू 1.6, ये क्या बन गया 8 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 7, ये कितना हो गया -12। Vp प्लस 0.4, ठीक है, ये बन गया आपके पास। और यहाँ आपके पास बचा है 4 इंटू 10 की पावर -6। सो 4/8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12 विल बी इक्वल्स टू Vp प्लस 0.4। सो दिस इज 0.5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 12 इक्वल्स टू Vp प्लस 0.4, 0.5 इंटू 6 minus 0.4 will be equals to velocity of proton या positive ions। ये जो आपकी velocity निकल के आएगी, ये क्या होगी, velocity of positive ion। पर मुझे लगता है जो मैंने यहाँ पर किया, एक चीज़ तो मैं करना है भूल गई, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही थी करंट डेंसिटी की, फॉर्मूला था NEA इंटू VD, ठीक है। तो ये जो था करंट डेंसिटी, मैंने क्या किया, मैं इसकी चार्ज की मल्टीप्लाई इससे करना भूल गई यहाँ पर। यहाँ जब आप करेंगे 4 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि आपको दिया गया है माइक्रो एम्पियर में, तो माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10 की पावर -6। और ये क्या था आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू दिस। आई थिंक ये सही चल रहा था, -19 प्लस 7 दैट विल बी -12 एंड देन 4 इंटू 10 की पावर -6। एक बार इनकी वैल्यू को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी आपकी वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो एक बार देख लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.5 इंटू 10 की पावर -6 माइनस 0.4, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी इन चारों में से कुछ एक। पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ 0.5 माइनस 0.4 मेरे पास आया है, तो यानी कि वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि ये जो हमने पावर्स का एडिशन किया है, इज इट करेक्ट और नॉट। सो यू हैव टू चेक इट आउट एंड देन अगर आपकी ये 10 की पावर 6 की वैल्यू जो है रिजॉल्व हो जाती है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 0.4 डायरेक्टली, और वहाँ से आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो जस्ट टेक अ नोट एंड देन आई विल बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so an ionization chamber with parallel conducting plates as a anode and cathode has 5 into 10 raised to the power 7 electrons and same number of single charge positive ions per centimeter cube. The electrons are moving towards the anode with velocity 0.4 meter per second. The current density from anode to cathode is 4 microampere per meter square. The velocity of positive ions has to be find out. सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दे दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एन आयनाइजेशन चैम्बर हैज़ एज एनोड एंड कैथोड हैज़ 5 into 10 raised to the power 7 electron. So number of electron that has been given to us is 5 into 10 raised to the power 7 per centimeter cube. क्योंकि मुझे आगे जो दिया गया है वो सब मीटर में दिया गया है, तो क्या करेंगे यहीं पे इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पर मीटर क्यूब में.
So that will be equals to 5 into 10 raised to the power 13 per meter cube, number of electrons. और number of protons, पॉजिटिव आयन भी हमें दे दिया गया है 5 into 10 raised to the power 13 पर मीटर क्यूब. ओके, आगे दे दिया गया है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड. निकालना है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है. अगर मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है या पॉजिटिव आयंस की वजह से जो करंट है वो होगा I इक्वल्स टू I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस I ड्यू टू पॉजिटिव आयंस. सो मैं जानती हूँ कि एक फॉर्मूला होता है करंट का इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू NEA इंटू VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का केस आया होगा. सो अगर मैं यहाँ से निकालूँ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 into 10 raised to the power 13 multiplied by their charge which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 multiplied by A. एरिया अभी हम ले लेते हैं A और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें दे दी गई है 0.4 मीटर पर सेकेंड. तो अभी आया है आपके पास करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस अगेन N इंटू E, ये भी है चार्ज पॉजिटिव आयन का. एरिया को ले लिया A और लेटस से कि VP जो है उसको VP ही कंसीडर कर लिया है. अब आपको एक वैल्यू और यहाँ पर दी गई है 4 माइक्रो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. डेंसिटी की वैल्यू है 4 माइक्रो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब क्योंकि टोटल करंट जो होता है वो होता है IE प्लस IP. सो देखेंगे टोटल करंट को आप कैसे लिख सकते हैं. टोटल करंट के लिए आपको दे दी गई है करंट डेंसिटी. सो अगर मैं इस करंट डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दूं एरिया में तो मेरे पास आ जाएगा टोटल करंट. क्योंकि ये पर मीटर स्क्वायर है, एरिया की मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा टोटल करंट. एंड दिस इज 5 इंटू 10 raised to the power 13 multiplied by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 multiplied by area. ये यहाँ तक कॉमन था और ये दोनों टर्म्स जो थी VP प्लस 0.4 ये आपके पास आई. ठीक है, अब देखिए कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ से A और A कैंसिल हो गया. अब आपके पास बचा है 4 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -6 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 into VP plus 0.4. So this also has been cancelled and 4 upon 8 is 1 by 2 which is 0.5. So यहाँ से जो आपकी वेलोसिटी आई वो निकल के आई 0.5 minus 0.4 that is 0.1 मीटर पर सेकेंड. सो एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में ये प्रेजेंट है या नहीं. 0.1 मीटर पर सेकेंड. सो या आई कैन सी दैट ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. सो आपने समझा कैसे हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया. हमें रिलेशन पता थी करंट और वेलोसिटी के बीच में. सो वो रिलेशन निकाल के हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मियॉन्स. आप लोगों ने थर्मो आयनिक एमिशन का केस अच्छे से पढ़ा था. थर्मो आयनिक एमिशन क्या होता है, जब एक मेटल सरफेस को सफिशिएंट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ हीट प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. और उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है थर्मियॉन्स या थर्मायंस बोल सकते हैं. तो ये जो हैं थर्मियॉन्स ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोटोन निकलते हैं या पॉजिट्रॉन निकलते हैं. सबसे ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते होंगे फोटोन्स या इलेक्ट्रॉन्स में. तो हमेशा याद रखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में जब आप मेटल को थर्मल एनर्जी देके हीट कर रहे हैं तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको बोला जाता है थर्मियॉन्स. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6. According to Einstein's photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of the photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation is what? 4 ग्राफ हमें दे दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ग्राफ होगा जो कि करेक्ट होगा. सबसे पहले तो चारों को देखिए. यहाँ क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी.
अभी मैंने आपको जब सेकंड या थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तब मैंने आपको बताया था जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ती है आपके काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये ग्राफ तो ऐसे ही डिडक्ट हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है विद द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है। तो एक केस तो हमारा इग्नोर कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के साथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है। तो आप जानते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस दी वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। अब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसे कंपेयर करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, y जो है वो है काइनेटिक एनर्जी, x है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो m हुआ वो हुआ h, जो स्लोप हुआ वो हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो आपका कांस्टेंट हुआ वो क्या हुआ, इंटरसेप्ट माइनस फाई नॉट। तो क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं इंटरसेप्ट आएगा माइनस फाई नॉट, या फाई नॉट को आप लिख सकते हैं माइनस h इंटू न्यू नॉट, यानी कि फ्रीक्वेंसी के नेगेटिव में। तो ये जब आप काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आप बढ़ाएंगे इस तरीके से, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, ये आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो आपका ग्राफ बन के आएगा आपके पास, ये ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से, और ये जो आपका इंटरसेप्ट होगा ये होगा आपका वर्क फंक्शन। ये क्या होगा, आपका वर्क फंक्शन। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अनटिल एंड अनलेस आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं होगा, तब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए, जब आपकी फ्रीक्वेंसी जब थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे आई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुई, उसी के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हुई। तब तक क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। यानी कि ये जो है ये है करेक्ट केस। इस केस में देखिए, इस केस में कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़नी शुरू हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हो गए। बट दिस इज नॉट द केस। जब तक आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी ग्रेटर देन द न्यू नॉट, दैट विल नॉट बी द केस कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। और इस केस में क्या था, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होने पर भी काइनेटिक एनर्जी आपकी, इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल रहे थे विद सम सर्टेन काइनेटिक एनर्जी विच कैन नॉट बी पॉसिबल। सो दिस इज ऑल अबाउट, आपको ग्राफ को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये ग्राफ आपको मैंने अच्छे से बताया था जब आपका लेक्चर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, a source S1 is producing 10⁻15 photons per second, photons of wavelength 5000 angstrom. Another source S2 is producing 1.02 into 10⁻15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. Then power of S2 divided by power of S1 is equal to what? हमें पावर फाइंड करना है P2 अपॉन P1। हमें दे दिया गया है λ1 which is equals to 5000 angstrom, λ2 which is equals to 5100 angstrom। ठीक है, ये दे दिया गया है। अब क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, a source is producing 10⁻15 photons per second of a wavelength। ओके, तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो हमें दे दिए गए हैं फर्स्ट केस में वो है 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड, और जो सेकेंड केस में हमें दे दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1.02 इंटू 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड, और पावर हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं पावर क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय देयर एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाइड बाय देयर एनर्जी विल गिव यू द पावर P इक्वल्स टू NE। जब मैंने आपको लेक्चर लिया था बहुत अच्छे से बताया था, पिया नहीं पिया नहीं पिया, आपको 3 फॉर्मूले मैंने रटवाए थे, मैंने आपको लॉजिक बताए थे किस तरीके से आप रट सकते हैं। तो उसी में से एक ये फॉर्मूला है P इक्वल्स टू NE। यहाँ पर देखिए, अब आपको निकालना है P1 अपॉन P2, ये निकालना है। सो N मल्टीप्लाइड बाई E,
यहाँ से आपका जो E आएगा n इंटू E1 अपॉन n इंटू E2, P2 अपॉन P1 निकालना है, तो रेशियो अपोजिट कर लीजिए, सॉरी, P2 अपॉन P1 विल बी इक्वल्स टू N2 इंटू E2 अपॉन N1 इंटू E1। अब E2 जो है हमें दिया गया है, N2 क्या दिया गया है 1.02 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाई E2 हमें दे दी गई है वेवलेंथ, और आप जानते हैं कि E का फॉर्मूला क्या होता है hc अपॉन लेमडा, E इक्वल्स टू होता है hc अपॉन लेमडा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं hc अपॉन लेमडा 2, ये होगा आपका लेमडा 2। और सिमिलरली n1 क्या हुआ, n1 है 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय E1, E1 हमें क्या हुआ दे दिया गया है hc अपॉन लेमडा 1, सो यहाँ आएगा लेमडा 1, ठीक है। यहाँ से हमें लेमडा 1 दे दिया गया है, लेमडा 2 दे दिया गया है, और हमें क्या निकालना है P2 अपॉन P1। सो आप क्या कर सकते हैं 10⁻15 से 15 कैंसिल, hc से hc कैंसिल, सो इट विल कम आउट टू बी P2 अपॉन P1 विल बी इक्वल्स टू 1.02 into lambda 1 which is 5000 angstrom divided by lambda 2 which is 5100 angstrom. When you will solve this, you will get to know that this P2 upon P1 will be coming out to be equals to 1. जब एक बार इसे सॉल्व करके देखिए, ये अप्रॉक्स इसको 1 ले लीजिए 5000, सो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया, सिंपल ये फॉर्मूला लगाया hc अपॉन लेमडा, क्योंकि हमें दिया गया था क्वेश्चन में दोनों लेमडा दे दिए गए थे 5100 5000 एंड नंबर दे दिए गए थे 1.02 10⁻15 एंड 10⁻15। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 1। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और आपको मैंने अप्रोच बता दी है क्वेश्चन की, बस आपको एक बार वैल्यूज सॉल्व करके देखना है कि लगभग कितनी वैल्यू आएगी। Question number 8. The wavelength of a 1 kilo electron volt photon is 1.24 into 10⁻⁻9 meter. -9 meter. What is the frequency of 1 mega electron volt of photon? क्या दे दिया गया है? Wavelength of a 1 kilo electron volt -9 meter. किसकी? जिसकी एनर्जी कितनी है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ये लेमडा 1 है, ये E1 है, लेमडा 2 पूछा गया है और E2 आपको दे दिया गया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या निकालना है न्यू 2। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे लेमडा 2 पता चल गया तो मैं आप इजीली क्या निकाल सकती हूँ, न्यू 2 भी निकाल सकती हूँ। तो E इक्वल्स टू hc अपॉन लेमडा 1 मल्टीप्लाइड बाय, रेशियो ले सकते हैं इसका, लेमडा 2 अपॉन hc। तो लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, लेमडा 2 क्या है आपका निकालना है क्योंकि हमें नहीं पता। लेमडा 1 दिया गया है 1.24 इंटू 10⁻⁻9 और E1 बाई E2, E1 है 10 की पावर 3, E1 है 10, E2 है 10 की पावर 6। सो 3 - 6 - 3 इक्वल्स इंटू सो लेमडा 2 जो आपका यहाँ से निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 1.24 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -12 मीटर। ये जो आया आपका, ये आया आपका लेमडा 2 1.24 इंटू 10⁻⁹ -3 -12 मीटर आ गया। अब आपके पास अगर वेवलेंथ आ गई है तो आप इजीली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा होता है, या आप लिख सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू। सो सी होता है 3 इंटू 10⁸, क्या निकालना क्या है न्यू, तो न्यू निकालना है, तो इसको मत छेड़िए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए।
3 into 10 की पावर 8 divided by lambda which is 1.24 into 10 की पावर -12. So 3 divided by 1.2, 3 4s are 12, 10 by 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 by 2 into 10 की पावर 8 plus 12 यानी कि 1.24 अप्रॉक्स इतना आएगा 10 की पावर 20. ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी. एक बार देख लेते हैं. नहीं 1.24 नहीं आएगा, 2 डिवाइड बाय 5 2.25 के अप्रॉक्स आपका आएगा ये. 2.25 इंटू 10 की पावर 20 हर्ट्ज. तो मैं अगर देखूं सो ये मेरा आ रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर 20. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 2.4 इंटू 10 की पावर 20. क्योंकि जब 2/5 को आप देख रहे हैं इंटू 10 की पावर 20, 2/5 की जो भी वैल्यू आएगी इट विल बी अप्रॉक्स 2.4. सो इट इज 10 की पावर 20 हर्ट्ज. सो इसका जो आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो 9th क्वेश्चन. Gases begin to conduct electricity at low pressure because 4 रीज़न दिए गए हैं. मैं रीज़न बिना पढ़े आपको यहाँ एक चीज़ बता सकती हूँ कि गैसेस कब बिगिन करती हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर. कब होता है ऐसा? रीजंस आपको नहीं देखने की ज़रूरत अगर आपको पता है कि गैसेस कब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं लो प्रेशर पर. तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि लो प्रेशर पे क्या होता है, डेंसिटी लो हो जाती है, लेस डेंसिटी. अब जब डेंसिटी कम हुई तो क्या हुआ, आपका जो मीन फ्री पाथ था इलेक्ट्रॉन्स का वो बढ़ गया. मीन फ्री पाथ बढ़ गया क्योंकि डेंसिटी कम हो गई. अब इलेक्ट्रॉन्स जल्दी, आयंस जो है वो ज़्यादा जल्दी से मूव कर रहे हैं. उस केस में क्या हो रहा है, उनके कोलिजन्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं. क्योंकि ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा कोलिजन. अब ज़्यादा कोलिजन हो रहा है तो क्या हुआ, मोर आयनाइजिंग, मोर आयनाइज हो गए वो. अब जब ज़्यादा आयंस क्रिएट हो गए, मोर आयंस लिख लीजिए. अब जितने ज़्यादा आयंस क्रिएट हो गए आप कह सकते हैं कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ गई. तो मुझे यहाँ से ये समझ आया कि जैसे मैं प्रेशर मेरा लो होगा, गैसेस की अगर बात करूँ तो उस केस में क्या हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ गई. एंड द रीज़न इज क्योंकि जो मीन फ्री पाथ था वो बढ़ गया. अब देखते हैं रीज़न. बिकॉज एट लो प्रेशर गैसेस टर्न टू प्लाज्मा because colliding electrons can acquire higher kinetic energy due to increased mean free path leading to ionization of atom. Atoms break up into electrons and protons. The electrons in atoms can move freely at low pressures. तो कौन सा appropriate लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2. क्योंकि यहाँ जो है कोलाइडिंग जो जितना हो रहा है, मीन फ्री पाथ जब आपका बढ़ गया तो इस वजह से कोलिजन की जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ गई. उस वजह से आयंस ज़्यादा हुए और उस वजह से क्या, कंडक्टिविटी बढ़ गई. तो यहाँ आपकी जो बात की गई थी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की, तो उसका रीज़न था मीन फ्री पाथ का बढ़ना. The cathode of a photoelectric cell is changed such that the work function changes from W1 to W2, where W2 is greater than W1. वर्क फंक्शन हमें दिया गया है W2 is greater than W1. If the current before and after changes are I1 and I2, all other conditions remaining unchanged, then assuming h nu is greater than वर्क फंक्शन. अब देखिए, आप जानते हैं कि करंट तो तभी फ्लो होगा जब आपकी जो एच न्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन. सो हमें ये दे दिया गया है कि ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रही है. अब पूछा क्या गया है, दोनों केसेस में करंट का क्या डिफरेंस होगा. तो करंट किससे रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी से. जैसा कि आपको बताया था इंटेंसिटी और करंट में, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको लिख देती हूँ IP से, और ये है आपकी इंटेंसिटी. इनके बीच में होता है एक स्ट्रेट ग्राफ. तो यानी कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपका करंट बढ़ेगा. करंट का वर्क फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है.
वर्क फंक्शन से लेना देना है तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का, बट यहाँ हमसे पूछा गया है करंट का। तो करंट का सिंस देयर इज नो रिलेशन विद द वर्क फंक्शन ऑफ करंट, so we can say the current will not get changed, it will remain same, that is I1 equals to I2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर बच्चे को फंसाना होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द नीट पैटर्न एक्सरसाइज। आई होप जो ये क्वेश्चंस आपको कराए हैं ये आपको समझ आए होंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, डोंट वरी। सो जस्ट टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड कीप प्रैक्टिसिंग अ लॉट, क्योंकि आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि आप मीज़ो स्टडी में हैं। सो जस्ट टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स अ लॉट।